मैं हूं कटरीना हुसैन और आप देख रहे हैं कटरीना ऑन न्यूज। ये मेरा पहला उर्दू वीलॉग है। अगर आपने मेरे अंग्रेजी के वीलॉग देखे होंगे तो यकीनन शायद आपको वो भी पसंद आएंगे, लेकिन बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि जी आप उर्दू में भी करें, तो मैंने कहा चलें हम उर्दू में भी एक वीलॉग कर देंगे, तो अंग्रेजी में भी होगा और उर्दू में भी होगा। और आज का जारी बात है, सबसे अहम मौजू वही है अमेरिका की जंग ईरान पे, और उसके हवाले से ही आज बात करेंगे। बहुत कुछ हुआ है। मैं इस चैनल पे आपको मजीद ब्रेकिंग न्यूज नहीं दूंगी, मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इसमें हम बात करेंगे कि जो हुआ है उसका नतीजा क्या होगा, उसका असर क्या होगा। तो आप यकीनन खबरें फॉलो कर रहे होंगे और आपको पता होगा कि अमेरिकी सदर फिलहाल चाइना पहुंचे हुए हैं, जहां पे उन्होंने मुलाकात की है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। और उसके साथ साथ अभी भारत में ब्रिक्स का समिट हो रहा है। ब्रिक्स एक ग्लोबल साउथ का एक अलायंस है जिसमें पाकिस्तान अभी शामिल नहीं है, लेकिन उससे काफी ममालिक है जिनमें ईरान भी शामिल है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी शामिल है। इसकी अहमियत मैं आपको थोड़ी देर बाद आगे जाके बताऊंगी, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि ईरान की जंग को अब 2.5 महीने हो गए, अब ये किस तरफ जाके बैठेगा। आखिर जो अहम एक बात हुई थी वो ये कि ईरान ने अपना जवाब भेजा था अमेरिकी सदर को कि आपने जो बात की है उसके जवाब में हम अपने ये 14 प्रपोजल आपको भेज रहे हैं। और ट्रंप साहब ने देखते ही कहा ये तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है और सीज फायर तो लाइफ सपोर्ट पे चला गया है, 1% रहता है। और खूब उन्होंने कह दिया कि ये तो हम मानते नहीं। ईरान की तरफ से खामोशी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन एक बात का आपको यकीन नहीं आएगा कि 1-2 दिन पहले ट्रंप साहब ओवल ऑफिस से बैठे हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और किसी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ ईरान का प्रपोजल आया था, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, मैंने तो पूरा पढ़ा ही नहीं। पूरा पढ़ा ही नहीं? आप एक शूटिंग वॉर, जिसको हॉट वॉर कहते हैं, आपके अपोनेंट से एक पीस प्रपोजल का जवाब आया है और आपने पूरा पढ़ा नहीं? इस तरह डिप्लोमेसी कैसे होगी? इस तरह मुज़ाकरात किस तरह होंगे जब आप पूरी बात किसी की सुनेंगे ही नहीं? ये एक बुनियादी मसला है जो अमेरिका के जहन में एक बात आके बैठ गई है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। ईरान ने कहा हम कभी बनाने के शौकीन ही नहीं थे, हमने कभी बनाया ही नहीं है, हमने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे दस्तखत किया है, हम क्यों बनाएं? बार बार हम कह चुके हैं कि हम नहीं बना रहे, और इस पे अग्रीमेंट भी हो गई थी जो ट्रंप साहब ने फाड़ के फेंक दी थी कोई 10 साल पहले। अब बात ये आ जाती है कि अमेरिका के जो सारे हदफ थे कि ईरान में आपने रेजिम चेंज करना है, ईरान की हुकूमत को बदल देना है, ईरानी अवाम लड़ना शुरू हो जाएगी हुकूमत के खिलाफ, आप उनका न्यूक्लियर मटेरियल जो उन्होंने इनरिच किया हुआ है 60% तक, उसको आप हथिया लेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तो अमेरिका ने सोचा ही नहीं। बार बार आप ट्रंप की जबान सुन में, कभी हमें तो जहन में ही नहीं था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे या गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मुल्कों में ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने जवाबी कार्रवाई गल्फ के मुल्कों में नहीं किया, उन्होंने अमरीकी बेसिस पे किया जो उन ममालिक में थे। अब वो भी कहानी कुछ और रंग ले रही है, उसका भी थोड़ा बहुत मैं जिक्र करूंगी। इससे कि आज पहला वीडियो तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं सारी चीजें एक ही दफा मैं आपको बता दूं। लेकिन एक बात बुनियादी, अमेरिका ये जंग हार चुका है, कोई उन्होंने अचीवमेंट नहीं की है, बल्कि जो सिचुएशन थी उसको बिगाड़ दिया है। मुझे हंसी आई उस दिन के अमेरिका के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो साहब कहते कि हम चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वही पोजीशन हो जाए जो फरवरी 26 तारीख को था, जो जंग के शुरू होने से 2 दिन पहले। तो भाई तो फिर जंग शुरू क्यों की थी? ये तो सारे मसले है ना। अब आगे हैं, वो लोग फंस गए। उनको दूर दूर से ये ख्याल नहीं आया था कि ईरान इतना तगड़ा रिस्पॉन्स देगा, ईरान अपना डिफेंस इस तरह करेगा, ईरान मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर करेगा। और एक बात बहुत ही अहम है, इस जंग में अब अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी खुद खामोशी से कबूल रहे कि ईरान के आधे से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स अभी भी उनके पास मौजूद हैं। जो बार बार ईरान से स्टेटमेंट आती है, चाहे वो मोहतरम गलीबाफ की तरफ से आए या किसी और की तरफ से आए कि जी हमारे पास इतना हथियार है
कि हम इसको लंबा खींच सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोग कभी कभार मुझसे ये पूछते हैं कि भाई ईरान मान क्यों नहीं जाता है, अमेरिका की बात मान दे, आखिर अमेरिका है ना। ईरान का कहना है क्यों, तकरीबन 50 साल से उन लोग सैंक्शन सफर कर रहे हैं, उन लोग के खिलाफ जो मसले मसाइल, उन पे धमकियां, उन पे इल्जाम और बार बार उन पे हमले, पिछले साल भी हमला हुआ, इस साल भी हमला हुआ, उनके लोग मारे जा रहे हैं, उनकी क़यादत मारी जा रही है। ईरान अब कहता है क्यों, हम क्यों मान जाए, और इस बात की हमें जरा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यकीनन इससे हमारे लिए मुश्किल है, मुझे पता है, हम लोग भी दाम बहुत ज्यादा हुए हुए, पेट्रोल के दाम बार बार बढ़ रहे हैं, हालात मुश्किल हैं, लेकिन अगर एक मुल्क अपनी बुनियादी हुकूक पर खड़े होकर कह रहा है नो, तो उसकी एक रिस्पेक्ट और इज्जत बनती है। और रिस्पेक्ट की जहां तक बात करें, ईरान ने बहुत साफ हमेशा से कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो फारसी में और उर्दू में एक ही है। अंग्रेजी में लोग कहते हैं हमारी डिग्निटी, हम लोग बहुत प्राउड लोग हैं, हमारी डिग्निटी और सॉवरेनिटी, ये अल्फाज एक्चुअली फारसी और उर्दू में एक ही हैं, और वो हैं इज्जत, वकार। और इज्जत और वकार के अलावा किसी मुल्क के पास रहता क्या है, भीख मांगने से बेहतर ये नहीं है कि आप इज्जत से खड़े होकर बोले जो हम हैं वो हम हैं और हम अपनी इज्जत बरकरार रखेंगे। ये है ईरान की पोजीशन, और ईरान ने कहा है कि जंग करनी है हम तैयार हैं, बातचीत करनी है हम तैयार हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि जंग एक, अगर आप देखें कि मिलिट्री और इतने मिसाइल आई जी और इतने हवाई जहाज गिर गए तो ये हो गया तो वो हो गया, ईरान के लिए ये ज्यादा पर्सनल है। और मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। 1980 से 88 तक 8 साल ईरान ने एक खौफनाक जंग लड़ी इराक के साथ। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक इतनी पुरानी बात क्यों लेके आ गई हूँ, लेकिन आपको हैरत होगी कि ईरान की मौजूदा क़यादत, पूरी क़यादत, चाहे वो आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई हो, चाहे गलीबाफ साहब हो, चाहे अरागची साहब हो, चाहे उनके जनरल वाहिदी साहब हो, ये सब खुद उस जंग में सिपाही थे, लड़े थे। गलीबाफ साहब पायलट थे, अरागची साहब आम सोल्जर थे। वो अपनी पोजीशंस उन्होंने बढ़ाई और वो 8 साल वो जंग चलती रही। ये सब एक दूसरे को जाती तौर पे जानते भी हैं, दोस्तियां हैं। और एक जरा सदमा भी हुआ देख के कि पिछले साल जब अमेरिका और ईरान ने अचानक गुफ्तगू के दौरान ईरान पे हमला किया जून 2025 में, तो उसमें IRGC के कमांडर इन चीफ को भी उसे शहीद कर दिया गया था। और उनके जनाजे पे एक वीडियो, जो आमतौर पर हम इस किस्म की वीडियोस ईरान दिखाता नहीं है, ना वो शाया करते हैं, लेकिन एक ये वीडियो इंटरनेट पे आ गई, जो उनके वजीर खारजा अब्बास अराची उस कफन के साथ बैठ के रो रहे। वो उनके दोस्त थे, वो उनके जानने वाले थे। आज वही अराची साहब बातचीत करने के लिए सबसे सामने खड़े हैं। एक बहुत खास लोग होते हैं जो इस किस्म का सदमा सह के भी फिर निगोशिएशन की बात करते हैं। उनके 150 बच्चों से ज्यादा फरवरी की जंग के पहले दिन वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां शहीद हुए। उनके सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह अली खामेनेई उस जंग में शहीद हुए। उनके 40 सीनियर क़यादत के लोग उस पहले दिन में शहीद हुए, जिसमें उनके डिफेंस मिनिस्टर और IRGC के नए सुप्रीम वो कमांडर इन चीफ, वो भी जनवरी की 26 तारीख को सब जाबाज हुए हैं। उसके बावजूद वो बात करने को तैयार है। लेकिन अमेरिका क्या करता है, देता है धमकी, बोलता है हमारी मर्जी या कोई गुफ्तगू नहीं, हम जो कहेंगे वो होगा। और ईरान कहता है आप हमें डिक्टेशन नहीं दे सकते, बातचीत कर सकते हैं, इज्जत से बात कर सकते हैं, लेकिन आप हमें धमकियां ना दें। और वहां से उनकी जुमलेबाजी जाती है कि हम एक दिन में खत्म कर देंगे पूरे ईरान की तहजीब को, तो हम उनको स्टोन एज में फेंक देंगे। और उनके अमेरिकी US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट साहब ने तो इतना भयानक जुमला बोला कि वो तो किसी गटर के चूहे की तरह है ईरान। ये जबान है इस्तेमाल करने की उस मुल्क के साथ जो खुद मुख्तार और इज्जतदार मुल्क है।
और आप उनसे बात करना चाहते हैं। ईरान ने अभी पकड़ा हुआ है आपको गर्दन से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को दबोच के ईरान ने पूरी दुनिया को का फोकस करा दिया इस जंग पे। अब बात करें कि आगे क्या होना है। क्या अमेरिका कोई जंग लड़ सकता है ईरान के खिलाफ? हाँ, यकीनन। मिलिट्री तो उनके पास है, उनके म्यूनिशंस बहुत कम हो गए, उनके हथियार बहुत कम हो गए, उनके क्रूज मिसाइल्स और उनके थर्ड इंटरसेप्टर सिस्टम्स वो बहुत आधे से ज्यादा कम हो गए। उनके 39 एयरक्राफ्ट उनके ईरान गिरा चुका है। ये बहुत बड़ी बात है ईरान के लिए करना, इसलिए किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस किस्म की कोई बातचीत हो सकती है। तो अमेरिका के पास चॉइसेस क्या है? क्या वो अपने ग्राउंड ट्रूप्स उतारेगा ईरान में? बहुत मुश्किल है, इसलिए कि ईरान की जो आर्म फोर्सेस हैं वो इराक की फौज नहीं है। सद्दाम हुसैन ने अपनी फोर्स को बहुत सेंट्रलाइज किया हुआ था, उसका कंट्रोल था, और जब सद्दाम हुसैन गया तो उसकी पूरी फौज बिखर गई। ईरान का ये हाल नहीं है, उनके पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका नेटवर्क है, और उनके 3 अलग अलग फोर्सेस हैं। एक तो रेवोल्यूशनरी गार्ड जिसके बारे में आप सुनते रहते हैं, उसके अलावा बासेज जो एक तरह से आप समझिए कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है, वॉलंटियर फोर्स है, लेकिन वो भी ट्रेन लोग हैं। और फिर है आर्टेस जो उनकी रेगुलर आर्मी यूनिट डिविजन है, उनके पास भी हथियार है, उनके पास भी टैंक्स हैं। और ये जो अमेरिका बार बार कहता है कि हमने उनकी फौज खत्म कर दी, हमने उनकी नेवी खत्म कर दी, आपको अभी तक पता नहीं कि ईरान ने मैदान में क्या उतारना है। बस ईरान कहता है जो हमने मैदान में उतारना है वो फिर आप उसके बाद देखेंगे जब हम उतारेंगे। अमेरिका को ये बहुत जरूरी है कि अमेरिका के अंदर भी इस जंग के खिलाफ आवाजें इतनी ज्यादा उठ रही हैं कि ये ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि अमेरिकी सदर जब 2 साल उसके पूरे हो जाते हैं तो सेनेट और हाउस के इलेक्शन होते हैं, जो इस साल अभी नवंबर में होंगे, और उसका जो शुरुआत है वो सितंबर के महीने में हो जाते हैं। और सबको यही यकीन है कि इस दफा ट्रंप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट को का जो उनके फिलहाल कंट्रोल है वो उसको बरकरार नहीं रख सकेंगे। सदर ट्रंप की इस वक्त रेटिंग्स जो है, जो हम रेटिंग्स आती है टीवी प्रोग्राम्स की, तो सदर की भी आती है। ट्रंप की रेटिंग इस वक्त इतनी लो है कि कभी इस किस्म की रेटिंग किसी और सदर के लिए नहीं आए है सिवाय निक्सन के। कई सालों पहले प्रेसिडेंट निक्सन को जब उनको लिटरली उससे इस्तीफा ले लिया गया था। ट्रंप की रेटिंग इतनी लो है कि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि अमेरिका में दाम भी बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने के दाम बढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ ये जंग जो बहुत से लोग अमेरिका में कहते हैं कि इसकी जरूरत ही क्या थी, आपने तो हमारी जिंदगी मुश्किल कर दी। एक तो उनका डोमेस्टिक फ्रंट पे उनके साथ मसले मसाइल गए हैं। दूसरी चीज, ट्रंप साहब को बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के वजीर आजम ने जाके कहा था कि ये जंग 4-5 दिन की बात है, 2.5 महीने हो चुके हैं और बहुत ज्यादा नुकसान हो चुके हैं। और जब भी कोई बातचीत की तरफ बात जाती है तो फौरन इजराइल बीच में कूदता है और कोशिश करता है कि बातचीत को किसी तरह खत्म कर दे, इसलिए कि इजराइल के हक में नहीं है कि ये जंग को रोका जाए। वो अपना समझते हैं कि ये उनका पहला और आखिरी चांस है कि एक ही दफा में ईरान को खत्म करें, किसी भी तरह अपने पसंद की मनपसंद हुकूमत वहां पे किसी तरह लगाएं, और फिर उसके बाद बारी आ जाएगी पाकिस्तान और तुर्की की। वो तो इजराइल का प्लान सामने है हमारे, खैर उस पर बात करेंगे किसी और दिन। लेकिन अमेरिका को इस जंग से निकलना है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या अमेरिका वाकई न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर लेंगे ईरान के खिलाफ? अफसोस सर अफसोस, मैं ये नहीं कह सकती कि कभी नहीं। एक शायद जमाना था, मैं 10, 15, 20 साल पहले मैं कहती नहीं अमेरिका न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज अमेरिका का ये हाल है और उनका इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनकी हुकूमत किस तरह चल रही है, कौन चला रहा है, क्या हो रहा है, कि इस सवाल का जवाब मेरे पास है अभी शायद कम चांस है, बहुत कम चांस है, लेकिन है, जीरो नहीं है। इजराइल भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जो भी मुल्क अगर खुदा ना खास्ता ईरान पे इस किस्म का किसी ने वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किया तो वो मुल्क हमेशा के लिए दुनिया के जो कहते हैं कमिटी ऑफ नेशन से फारिग हो जाएगा। उसका कोई रास्ता नहीं रहेगा, उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, उससे कोई बात भी नहीं करेगा। दुनिया बहुत बदल गई है। अब वो हिरोशिमा नागासाकी का जमाना दूसरी जंग अजीम के बाद वो जमाना नहीं रहा। आज पूरी दुनिया बैठ के कह रही है बात करो। चाइना के सदर ने भी आज ट्रंप से यही कहा, सेफ्टी सिक्योरिटी इन द रीजन।
सब यही कह रहे हैं कि इस वॉर को बढ़ाओ मत। क्या सदर ट्रंप मान जाएंगे? उम्मीद तो हम यही कर सकते हैं। क्या अगले मुज़ाकरात पाकिस्तान में ही होंगे? इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर सारे बटन ऑन कर दे, और जो बेल आइकॉन है ना उसको भी जरूर टिक कर दीजिए, ताकि आपको पता हो कि जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड हो रहे हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और उर्दू और अंग्रेजी दोनों में हम तबसरा पेश करते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।